शैलेश, भारत और नेपाल के बीच जो कुछ चल रहा है, क्या वो सचमुच गंभीर होता जाएगा? भारत में इस बात को लेकर बहुत चिंता हो रही है और लोगों को लग रहा है कि भारत अपना सबसे पुराना दोस्त और सबसे पुराना समर्थक कहीं ऐसा न हो कि अपनी ही गलतियों के कारण खो दे। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भारत के इशारे पर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये अलग बात है कि उनकी पार्टी में ही बगावत की लपटें जो है वो दिखाई दे रही हैं। तो क्या भारत सचमुच नेपाल की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार नेपाल के युवराज घिमिरे को। युवराज जी के परिचय में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लंबे समय तक भारत में रह करके और भारतीय अखबारों के लिए उन्होंने बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार पत्रकारिता की। बाद में अपने घर नेपाल काठमांडू वो लौट गए, पर आज भी उनका रिश्ता जो है वो भारत के साथ और भारतीय मीडिया के साथ बना हुआ है। और जो भारत में भारत नेपाल संबंधों पर या भारतीय संदर्भों पर लिखने वाले देश के जो भारत के भी जो जाने माने पत्रकार हैं उनमें युवराज शामिल है। अब एक वेबसाइट चलाते हैं काठमांडू में रहकर। युवराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सिली जी। मैं बस एक सीधा सवाल पूछता हूं कि नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी का विवाद है वो खत्म नहीं हो रहा है। एक तरफ ओली साहब हैं, वो जब भी उनके ऊपर आरोप लगता है तो वो आरोप लगा देते हैं कि पड़ोस के एक देश से हमारी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। जाहिर सी बात है कि उनका इशारा जो है वो भारत की तरफ ही होता है। और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के जो प्रमुख नेता है प्रचंड, वो बार बार बगावत की बात करते हैं। क्या सच्चाई है? क्या सचमुच ये नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का, एकीकृत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का आंतरिक मामला है या भारत जो है इसमें दखलंदाजी कर रहा है? शैलेश जी, अभी का जो संकट है ये निश्चित रूप से जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसमें दो अलग अलग पृष्ठभूमि की पार्टी, एक माओवादी पार्टी जिसने 10 साल तक सशस्त्र विद्रोह जारी रखा, अंत में 2006 में वो शांति प्रक्रिया और डेमोक्रेटिक ये प्रतिस्पर्धात्मक डेमोक्रेसी में शामिल होने का ऐलान किया। वो उसके बाद 2006 से लेकर 10 साल के बाद, 11 साल के बाद दूसरा जो कम्युनिस्ट पार्टी, बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों बड़े कम्युनिस्ट पार्टी थे, माओवादी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल मिलकर उन लोगों ने 7 चुनाव लड़ने का, जो लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन था, 7 चुनाव लड़ने का फैसला किया और काफी सफल था। ऑलमोस्ट 2/3 बहुमत संसद में इनको मिला। और लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एकता दोनों पार्टी मिलकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो बना, उस एकता में एक राजनीतिक स्वार्थ जरूर था बड़ा, लेकिन शुरू से ही विश्वास का संकट था। ये कितना दिन चलेगा, क्या किस अनुपात में हम लोगों का उपस्थित होगा महत्वपूर्ण कमेटी में, और एक तरह से ईमानदार एकता कभी दिखा नहीं, क्योंकि 2 साल से अधिक समय में इन लोगों के कमेटी का जो मर्ज होना था, एक डिफरेंट कमेटी बनना था, यहाँ तक कि पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन और फ्यूचर कोर्स के बारे में भी पार्टी में अंतिम सहमति नहीं बन पाए है। और सबसे बड़ा ये था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि शुरू में ही ये 2 नेता केपी ओली और माधव प्रचंड में ये सहमति हुआ था कि संसद का जो प्रतिनिधि सभा है उसके 5 साल के टेन्योर में पहला 2.5 साल नेतृत्व ओली करेंगे, बाकी 2.5 साल प्रचंड करेंगे। अब जहां उस अंडरस्टैंडिंग में ओली उसको कार्यान्वयन करने के लिए ओली तैयार नहीं हुए, इसलिए उससे अनेक
हो, ये जरूर है। नेपाल के राजनीति में इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक्टर है। बहुत सारे अवसर में भारत ने नेपाल के आंतरिक राजनीतिक मामला में हस्तक्षेप किया है। नेपाल के नेताओं ने उसको एक्सेप्ट किया है और लोगों के बीच में आम चर्चा के विषय है। जैसे केपी ओली आज से 20-22 साल पहले भारत के बहुत ही नजदीकी नेता माने जाते थे यूएमएल में, क्योंकि एक महाकाली 7500 मेगावाट कैपेसिटी का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था, वो उसको पास कराने के लिए उन्होंने पार्टी टूटी यूएमएल, उसके पक्ष में गए केपी ओली। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक ये प्रोजेक्ट नेपाल के पश्चिम में है, क्योंकि उन्होंने ये भी यहाँ तक बोला कि अब से नेपाल में पश्चिम से सूरज उगेगा और हर साल एक खरब से अधिक रुपया नेपाल को मिलेगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट आज तक नहीं। ये ओली और भारत का संबंध में मेरा इतना ही कहना है कि उतार चढ़ाव है, परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये परिवर्तन 2015 में जब भारत ने नेपाल में आर्थिक नाकाबंदी लगाए 5 महीने के करीब, उसके बाद ओली ने केवल मतलब इतना ही नहीं किया कि भारत के खिलाफ उन्होंने मोर्चा नेपाली जनता के साथ था, उसके साथ साथ उन्होंने चीन के साथ भी संबंध विस्तार किया। अब वो एक बहुत ही भारत और ओली के बीच में इस तरह का ये बन गया है। भारत में एक अवधारणा है कि ओली कुछ भी करते हैं फ्री माइंड से नहीं करते हैं, चाइना उनसे कराती है, जो थोड़ा अतिशयोक्ति भी है उसमें काफी। लेकिन ये है, जरूर ये है कि भारत अभी सशंकित है कि नेपाल में चीन का प्रेजेंस काफी बढ़ गया है। ये जरूर सही बात है, लेकिन उसके कारण बहुत अनेक है, केवल ओली और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, भारतीय अखबारों में जो रिपोर्ट छपी है उसके हिसाब से जो ओली के पुराने सहयोगी हैं, जिसमें माधव कुमार नेपाल और ये झलनाथ खनाल और वामदेव गौतम, ये सब लोग जो हैं ये भी ओली से नाराज चल रहे हैं। दूसरी तरफ प्रचंड की पार्टी में तो पहले ही जो है वैद्य और कई लोग जो हैं वो उनसे नाराज चल रहे थे। तो क्या लग रहा है कि ये जो 1918 के चुनावों से 2018 के चुनावों से पहले जो ये एकता हुई थी दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों में, वो कायम रहेगी या वो ये जो है बिखराव की तरफ जा रहे हैं? ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि अगर पार्टी अलग हुए तो उस लाइन में नहीं होगा। माओवादी और एमाले जो पहले जिस तरह से आए थे उस तरह अलग नहीं होंगे। इसमें काफी आंतरिक समीकरण में बदलाव आए हैं। जैसे झलनाथ खनाल और माधव नेपाल तो एमाले के ही थे, लेकिन वो भी ओली की विरोध कर रहे हैं। और इधर प्रचंड की कैंप से भी, अर्थात माओवादी की तरफ से बहुत सारे लोग प्रचंड को छोड़कर ओली को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका मुख्य मुद्दा शैलेश जी, किस तरह ये लोग उसको संबोधन करेंगे उसमें डिपेंड करता है। अभी ये हो गया है कि ओली पर काफी सीरियस चार्जेस है, इनएफिशिएंसी के, कोविड का जो प्रकोप है उसको एड्रेस करने के लिए वो कामयाब नहीं रहे। दूसरा, वो पार्टी में सारा पावर कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने हाथ में। यहाँ तक कि उन्होंने जो प्रचंड के साथ वादा किया था 2.5 साल के बाद आप प्रधानमंत्री होंगे, उसको भी ऑनर नहीं कर रहे। इसलिए मुझे लगता है कि ये अगर ओली अपने प्रतिस्पर्धी और डिसिडेंट्स के जो उनका डिमांड है कि 2 नहीं तो 1 पोस्ट छोड़ दें, क्योंकि पार्टी के 2 अध्यक्ष हैं अभी, प्रचंड और ओली। दोनों अधिकार, पार्टी का अधिकार भी उन्हीं के हाथ है। ओली एक प्रचंड एक तरह से सेरेमोनियल है, बिल्कुल। यानी और गवर्नमेंट में तो पूरा इसलिए मुझे ये लगता है कि जब तक ओली 1 पोस्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे या प्रचंड को पार्टी का कार्यकारी अधिकार देने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये अल्टीमेट लूजर ओली बनेंगे। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो है जिसकी चर्चा यहाँ भारत में बहुत हो रही है कि अभी जब ये सब सरकार को लेकर ये तनाव बढ़ने लगा तो अचानक जो चीन के राजदूत हैं
काठमांडू में, वो उनकी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई। और ये कहा जा रहा है कि वो ओली की का जो उसकी जो सरकार है उसको बचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे जो नाराज लोग थे उनको ओली के साथ किया, क्योंकि ओली जो है अब खुल करके जो है वो चीन का और चीन के इन्वेस्टमेंट का, चीन के इंटरेस्ट का समर्थन कर रहे हैं, और भारत के खिलाफ भी लगभग खुल करके ही वो बोल रहे हैं। शैलेश जी, ये जरूर सही बात है कि चीन की राजदूत पहली बार इस तरह नेपाल के राजनीति में खुला रूप से उपस्थिति दिखाई दे रहा है, जरूर सही बात है। लेकिन ये सडन डेवलपमेंट नहीं है, इसका पृष्ठभूमि थोड़ा लंबा है। मुझे लगता है कि कम से कम 15 साल का पृष्ठभूमि है। 2005 में जब भारत के आधिकारिक निर्णय के मुताबिक जिस माओवादी को उन्होंने आतंकवादी कहा था, उस शक्ति के साथ जब भारत सरकार ने कोलैबोरेट किया और नेपाल में राजशाही के खिलाफ माओवादी और 7 प्रमुख राजनीतिक दल को एक जगह लाया और भारत खुद खुला रूप में इन्वॉल्व होकर जब मोनार्की को हटाने का निर्णय किया और नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बनाने का ये महत्वपूर्ण एजेंडा में नेपाली जनता का कोई संलग्नता नहीं रहा, उनको चांस नहीं दिया गया। तो चीन ने देखा कि जब भारत ये सब महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को नेपाल में ला रहा है, उससे चीन को काफी सशंकित किया और चीन खुद अपना प्रेजेंस नेपाल में प्रेजेंस और लगानी बढ़ाने लगा, क्योंकि लगानी इतना ज्यादा बढ़ गया है उपनिवेश इसका इन्वेस्टमेंट, और उनका इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है कि वो रेजिम के साथ जरूर फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे। एक तरह से देखिए तो आज चिड़िया राजदूत जिनका आप रिफर कर रहे हैं, उनका भूमिका वही रहा है जो भारत के राजदूतों का रहा है अभी तक, वो जो काफी प्रत्युत्पादक हुआ है। इसलिए मुझे लगता है ये सही है, लेकिन इसका पृष्ठभूमि, इसका मेजर कारण या मेजर मुझे लगता है भारत ही रहा है, भारत का हस्तक्षेप रहा है नेपाल के आंतरिक मामला में। भारत का हस्तक्षेप मतलब नेपाल के 8 नेताओं ने, गिरिजा प्रसाद कोइराला, प्रचंड, बाबूराम लगायत इन नेताओं ने उस हस्तक्षेप को स्वीकार किया मोनार्की को हटाने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि उसके बाद चीन का प्रेजेंस यहाँ बढ़ गया है। मुझे लगता है कि ये दोनों, नेपाल में भारत का हस्तक्षेप, यूरोपियन और अमेरिकन यूनियन का हस्तक्षेप और चीन का जो अभी इस हस्तक्षेपकारी शैली में संलग्न दिख रहे हैं, वो काफी चिंता की बात है। यहाँ डिबेट हो रहा है उस चीज का जन स्तर में। एक जो और महत्वपूर्ण मुद्दा उठ रहा है वो ये कि लोगों को लग रहा है कि पहली बार नेपाल में जो जन भावना है, वहाँ की जनता के जो भावना है वो भारत के खिलाफ हो रहा है। इसके पहले भी छिटपुट ग्रुप होते थे जो भारत का विरोध करते थे, उनको भारत का विरोध करके कुछ पॉलिटिकल लाभ मिल जाता था इसलिए करते थे। लेकिन भारत और नेपाल के संबंध जो है वो ठीक एक समय में जैसे यूरोपियन यूनियन का था, हो गया था कि कहीं कभी भी नेपाल के लोग भारत आ सकते हैं, भारत के लोग नेपाल जा सकते हैं, कोई पासपोर्ट वीजा नहीं चाहिए, नौकरी कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं वगैरह, बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस थे एक तरह से। तो इसलिए एक जो पीपल टू पीपल रिलेशन जो बहुत स्ट्रांग था, और आज वो जो है कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बहुत ही दुखद है और सच्चाई भी है इसमें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा तो मैंने ये कहा कि आंतरिक राजनीति में जिस तरह का ये हुआ है। दूसरा 2015 का ब्लॉकेड एक टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि लोगों को काफी पीड़ा हुई उसमें, और तभी नेपाल में अर्थक्वेक आया था। तो उनके दिमाग में ये लगा कि क्या हो रहा है, जिस कंट्री हमारा इतना नजदीक है सभी तरह से, वो नेपाल में इस तरह का कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, ब्लॉकेड उत्पन्न कर रहा है कि बच्चों का मेडिसिन तक नहीं मिल रहा है। ये इसलिए इसको हटने में काफी ज्यादा लगता है। तीसरा, नेपाल के 20-22 डिस्ट्रिक्ट से तराई के जो भारत के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो सबसे ज्यादा उस ब्लॉकेड से सफर हो रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि वहां भी तराई में भी ज्यादा एंटी इंडिया फीलिंग को बढ़ता जा रहा है, क्योंकि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीपल टू पीपल रिलेशन को उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए। तो ये जो था एक, दूसरा उनका कंसर्न राजनीति में रहा कि नेपाल के राजनीतिक दल और राजनीतिक शक्ति हमारे इसमें सबसे, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज शैलेश ये है कि नेपाल और भारत के बीच में, सरकार या राज्य के बीच में जो संस्थागत संबंध थे, यह संस्थागत रूप में डीलिंग किया था पहले मोनार्की के साथ किया, नेपाली कांग्रेस के साथ, कुछ हद तक आरबी, दोनों कंट्री के। लेकिन हुआ क्या कि मोनार्की रहा नहीं, नेपाली कांग्रेस को आपने माओइस्ट का बी टीम बना दिया। उसका जो शुरू से डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के बारे में नेपाली कांग्रेस का मान्यता रहा, बीपी कोइराला और उस संस्थापक लोगों का प्रोपाउंड किया हुआ पॉलिसी, उसको चेंज करके वो माओइस्ट के बी टीम बन गए। इसलिए भारत के नेपाल में कोई संस्थागत एलाई नहीं थे, और जो पीपुल लेवल का रिलेशन है, वो रिलेशन इसके कारण भी कमजोर होता जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो रिस्टोर हो सकता है, लेकिन अगर राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो जाएगा, जो मुझे लगता है कि भारत ने अभी इस चीज को रियलाइज किया है, लेकिन नया पॉलिसी क्या है ये पता नहीं है। इसलिए देखें क्या किस तरह लेगा। चीन का उपस्थिति उसके रिएक्शन में काफी हद तक है। मैं बस आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं कि ये जो प्रॉब्लम आया है, क्या उसके लिए जो भारत की जो नई सरकार है, 2015 से ही ये प्रॉब्लम शुरू हुए, 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मामले में भारत में नीतिगत बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि जो 2014 से पहले की सरकारें थी वो कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो पॉलिसीज है वो उससे वो डोमिनेट करती थी, और अब मोदी जी एक नई अपनी पॉलिसी, एक अपनी राजनीति चला रहे हैं। क्या ये भी एक बड़ा कारण है नेपाल में जो नाराजगी है उसके लिए? शैलेश जी, ये मेजर जो डिसीजन हुए, जो पॉलिसी शिफ्ट हुए, उसमें ये यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में हुआ 2006 में। लेकिन इसमें नेपाल क्या राजनीति, मतलब राजनीतिक एजेंडा, जिसे मैंने बताया गणतंत्र से लेकर धर्मनिरपेक्षता का, ये एजेंडा पर बहस नहीं जा रहा है। लेकिन भारत ने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि नेपाली जनता का उसमें संलग्नता न हो। केवल 8 लीडर्स जिनको उन्होंने साथ लाया 12 पॉइंट एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क में, उनको इन्वॉल्व करके मेजर डिसीजन लिया, जिसका दुर्गामी परिणाम नेपाल भुगत रहा है। एक दूसरा, नरेंद्र मोदी ने कुछ तो उस पॉलिसी को विरासत में ले लिया 2014 में जब आए, लेकिन उनका सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ कि वो ब्लॉकेट, जो संविधान रोकने के लिए उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी, जो फॉरेन मिनिस्टर, वो नेपाल आए, और नेपाल में संविधान सभा ने बोल दिया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम संविधान जारी करेंगे। उसके बाद ब्लॉकेट किया, जिसको एक हस्तक्षेप के रूप में लिया जा रहा है। संविधान में काफी त्रुटियां हो सकता है, लेकिन भारत क्या केवल इसी वजह से वहां आर्थिक नाकाबंदी लगा सकता है कि नेपाल के संविधान सभा ने अपनी स्वायत्त अधिकार को प्रयोग किया। ये, और तीसरा अभी जो मुख्य मुद्दा है, नरेंद्र मोदी के सरकार ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सत्ता में आते ही, एक जब उनका नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग था, उसने ये निर्णय लिया कि यूपीए गवर्नमेंट का नेबरहुड पॉलिसी, मतलब नेपाल पॉलिसी भी रॉन्ग है, लेकिन आज तक नहीं बताया कि राइट पॉलिसी क्या है। इसलिए ये लगता है कि वो गवर्नमेंट रॉन्ग पॉलिसी को ही परस्यू कर रहा है, क्योंकि नए पॉलिसी का पता ही नहीं चल रहा है क्या है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। बस मैं एक आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूँ कि अंततः क्या दिखाई दे रहा है? ओली प्रधानमंत्री के रूप में चल पाएंगे, या कम्युनिस्ट पार्टी वहां की टूट जाएगी और नेपाल में इस तरह के संकट जैसे भारत में चल रहा था वैसे बहुत दिनों तक चला, कि कोई भी सरकार 2 साल 2.5 साल से ज्यादा नहीं चलती थी, फिर चुनाव हुए, कई बार चुनाव होना, भारत में भी कुछ समय तक, अब नहीं हो रहा है। नेपाल में भी ये इनको बहुमत के साथ ये लोग आए तो लंबे समय तक चलेंगे, तो ये सरकार बचती हुई दिख रही है या सरकार टूट जाएगी? शैलेश जी, अगर
केपी ओली ये सोचेंगे कि वो सारा पावर अपने हाथ में लेकर सत्ता चलाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो सही साबित नहीं होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अभी के परिवेश में ओली रहते हुए दिखते हैं, लेकिन वो पार्टी के अंदर में स्वीकार्यता और लोकप्रियता गंवा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी के परिस्थिति में उनका ज्यादा दिन बचते हुए हम नहीं देखते हैं गवर्नमेंट में। यानी ये एक मुश्किल घड़ी उनके लिए भी है, और चाहे जितना भी चले मुल्क के लिए ये विरोध जो है वो चलता रहेगा। युवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने, और ऐसी जानकारी दी जो कि यहाँ कम से कम उपलब्ध नहीं है। लोग जो है अपनी तरह से अपने अपने हिस्से में सोचते रहते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, नमस्कार। और साथियों, इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन हम आपको ध्यान दिला दें कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर हम हर जगह मौजूद हैं। आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।